एक दिन सरिता का भाई अमन उसके घर आया और अपने जीजाजी अमित के सामने बोला, जीजाजी, पापा जी सब कुछ मेरे नाम कर गए हैं, मगर हम दो बहन भाई हैं तो इस प्रॉपर्टी में दीदी का भी आधा हिस्सा बनता है और मैं वह हिस्सा अब दीदी के नाम करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो सरिता चौंक गई और तुरंत बोली, अरे तू पागल हो गया है क्या? मुझे किस चीज़ की कमी है ससुराल में जो मायके से हिस्सा ले लूँ? तभी अमित भी सरिता का साथ देता हुआ बोला, सही कह रही है सरिता, मैं इतना गिरा नहीं हूँ जो पत्नी के मायके से प्रॉपर्टी ले लूँ। मेरे बाजू में इतना दम है अमन कि मैं अपना परिवार संभाल सकता हूँ। अमन ने बहुत जिद की मगर सरिता और अमित ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब यह बात कौशल्या देवी को पता चली तो उन्होंने अपने बेटे अमित से कहा, अरे अमित, तूने मना क्यों कर दिया? अच्छी खासी ज़मीन मिल रही थी, 2 महीने बाद नीतू की सगाई है और उसके शादी के दहेज में एक ज़मीन का टुकड़ा दे देते, इसके ससुराल में खूब रौब जम जाता। यह बात सुनकर अमित तिलमिला गया और उधर सरिता ने भी यह सुन लिया, जो कि कमरे में ही आ रही थी। लेकिन कौशल्या देवी नहीं जानती थी। अपनी माँ का, सासू माँ का लालच देखकर तो उसके भी होश उड़ गए और उसने बाद में अमित से कह दिया कि कुछ भी हो जाए, मैं आपकी माँ का लालच पूरा नहीं करूँगी। अपनी बहन को दहेज देने के लिए मेरे परिवार से हिस्सा नहीं लिया जाएगा, वो सब मेरे भाई का है। अमित ने उसे शांत कराया और कहा कि चिंता मत करो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वक्त निकलता गया और 1 महीना गुजर गया। धीरे धीरे नीतू की सगाई करीब आ रही थी और घर में तैयारी चल रही थी। आए दिन नीतू भाई के पास बैठकर तरह तरह की डिमांड करने लगी, भैया, सगाई में तो मैं डिज़ाइनर लहंगा ही पहनूंगी और ज्वेलरी भी डिज़ाइनर। तभी कौशल्या देवी बोली, अरे चिंता क्यों करती है, तेरा भाई है ना। इस तरह का माहौल घर में आम बात हो गई थी, लेकिन सरिता उनकी बातों के बीच में कभी नहीं बोलती थी और चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन उसकी इतनी डिमांड ने अमित पर दबाव बना रखा था। खर्चा बहुत था और इंतजाम नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन ऑफिस से घर आते ही अमित ने सरिता को आवाज़ दी, अरे सरिता, ये लो 5 लाख रुपए रखो, अच्छे से रखना लॉकर में। घर पर आते ही अमित ने अपनी पत्नी सरिता को पैसों का पैकेट दिया तो कौशल्या देवी बोली, अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए अमित? तो अमित बैठते हुए बोला, अरे मम्मी, नीतू की एंगेजमेंट के लिए वेन्यू बुक करना है ना, और कैटरिंग वाले की भी बुकिंग के पैसे देने हैं। ऐसे काम कैश में करना ही ठीक रहता है, इसलिए मैंने पहले ही पैसे लाकर घर पे रख लिए। सरिता ने पैसे ले जाकर अलमारी में रख दिए। अगले दिन भी पैसे घर में ही रखे रहे और अमित ऑफिस निकल गया। अगले दिन शाम के 5:30 बजे अमन सरिता के घर पहुंचा। वह संकोच में था और हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी सरिता आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे आ गया तू, चल तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अपनी ही सोच में डूबा हुआ अमन अभी बैठा भी नहीं था कि अपने कमरे से सरिता की सास कौशल्या देवी बाहर आई। अमन को देखते ही उनके चेहरे के भाव ऐसे बदले जैसे उनके मुंह में कड़वा नीम घुल चुका हो। लेकिन कौशल्या देवी ने अपनी कड़वाहट को छुपाया नहीं, बल्कि अपने चश्मे में से आंखें चढ़ाते हुए अमन को घूरते हुए कहा, अरे अमन, तुम? बेटा, आजकल तो तुम्हारा आना जाना लगा ही रहता है यहाँ। हफ्ते में 2 बार तो तुम्हारे कदम यहाँ पड़ते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ अपना सामान यहीं ले आओ और अपना बिस्तर यहीं जमा लो, रोज रोज आने जाने का खर्चा तो बचेगा। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह ताना दे रही हैं, जिससे अमन की आंखें शर्म से झुक गईं। उसका मन तो चाहा कि अभी लौट जाए, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा कि नहीं मौसी जी, मुझे तो बस जल्दी ही निकलना है। लेकिन कौशल्या देवी तो अमन से जाने कौन सी खार खाई हुई थी। वह दोबारा बोली, अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, पहले अपनी बहन के घर की दावत तो खा लो। बैठो, तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए बढ़िया नाश्ता लाती होगी। वैसे एक कहावत है, जैसे ससुराल में जमाई कुत्ता, वैसे ही बहन के ससुराल में। इतना कहकर कौशल्या देवी रुक गई और मुंह बिचकाती हुई अंदर अपने कमरे में चली गई, जहां उनकी बेटी नीतू बेड पर लेटी फोन चला रही थी। कमरे उस कमरे में घुसते ही कौशल्या देवी बड़बड़ाई, अजीब ही ससुराल मिली है अमित को, जब देखो इसका साला मुंह उठाकर आ जाता है। बहन भी कैसी बेशरम है, ऐसे बुला लेती है जैसे इस घर में इसके बाप का राज हो। उनकी बातें सुनकर नीतू का भी मुंह बन रहा था। फिर उन्होंने नीतू से कहा, चल तू ये छोड़, मंदिर जाने का वक्त हो रहा है, आज वहाँ कीर्तन भी है तो जल्दी जाना है, जरा मेरी पूजा की थाली तो लगा दे। नीतू ने झल्लाकर कहा, अरे मम्मी, हर काम के लिए मुझे ही बोलती रहती हो। आपकी थाली वही लगाएंगी जो सारा दिन अपने भाई की खातिरदारी में लगी रहती हैं। उनसे कहिए थोड़ा ध्यान आपके काम पर भी दिया करें। बेटी की बात सुनकर कौशल्या देवी ने गहरी सांस ली और खुद ही कमरे से बाहर आ गई। लेकिन
ड्राइंग रूम से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि अमन जाने के लिए खड़ा है। यह देखकर कौशल्या देवी ने एक लंबी सांस ली और बुदबुदाई, शुक्र है भगवान का निकल रहा है यहाँ से, वरना तो रात के मुफ्त के खाने तक यहीं रुकता। कौशल्या देवी को निकलते देखकर अमन ने झुककर कौशल्या देवी के पैर छूकर कहा, मौसी जी बस अब मुझे निकलना है। कौशल्या देवी ने बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए ताना कसा, अरे इतनी जल्दी हो गया तुम्हारा काम? बहन के घर का खाना नहीं खाओगे क्या? अरे बल्कि डेरा डाल लो ना, जीजा जी का घर ही तो है। अमन उनकी बातों की कड़वाहट को जहरीले घूंट की तरह पी गया। कौशल्या देवी ने झटके से सिर हिलाया और पूजा घर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद जब कौशल्या देवी पूजा करके बाहर निकली तो पूजा घर के दरवाजे पर ही ठिठक गई। सामने का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। दरअसल सरिता अपने भाई अमन के हाथ में नोटों की गड्डियां देते हुए कह रही थी, तुझे 1 लाख की जरूरत थी ना, तो ये ले, पूरे 1 लाख रुपए हैं अमन, अब जमीन मत बेचना, इसी से तेरा काम हो जाएगा। पैसे देखकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। वह भर्राई आवाज में बोला, दीदी आपने मेरे लिए इतना किया, यह बहुत बड़ी बात है। आपका और जीजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरिता ने मुस्कुराकर कहा, अरे अभी तो तेरे जीजा जी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, ये पैसे मैंने उनसे बिना पूछे ही दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो तेरे लिए कभी मना नहीं करेंगे। उन्होंने कल ही तो मुझे रखने के लिए दिए थे, जब वो ऑफिस से आएंगे तो उनको बता दूंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। अमन ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा कि दीदी लेकिन उन्हें जरूर बता देना, कहीं ऐसा ना हो वो मेरे बारे में गलत सोचने लगे। सरिता ने हंसते हुए कहा, अरे वो ऐसी नहीं है, चल अब तुझे देर हो रही होगी। इसके बाद सरिता अपने भाई को दरवाजे तक विदा करने चली गई। लेकिन यह नज़ारा देखकर कौशल्या देवी के दिल में जैसे आग जल उठी। उनका खून लावे की तरह खौल उठा। वह मंदिर जाने की बजाय उल्टे पैर अपने कमरे में लौट गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। नीतू ने देखा कि कौशल्या देवी का चेहरा गुस्से से लाल था, तो वह चौंक गई और पूछने लगी, अरे क्या हुआ मम्मी, चेहरा इतना लाल क्यों है? फिर तो कौशल्या देवी गरज पड़ी, नीतू जो मैं देखकर आ रही हूँ ना, अगर तूने देखा होता तो तेरा भी यही हाल होता। ये तो हमारे घर का माल अपने मायके भेज रही है, वो तो शुक्र है कि जो मैंने देख लिया। तुझे पता भी है कि ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई अपने भाई के हवाले कर रही है, वो भी बड़ी शान से, जिसकी खबर भी मेरे बेटे को नहीं है। नीतू ये सुनकर तुरंत उछलकर बैठ गई और बोली, यह क्या कह रही हो मम्मी, भाभी ने अपने भाई को पैसे दे दिए? फिर तो कौशल्या देवी ने माथा पीटते हुए कहा, हाँ वही कह रही हूँ जो तू सुन रही है, पूरे 1 लाख दिए हैं और किसी से पूछा तक नहीं, जैसे किसके बाप का राज हो यहाँ। यह सुनकर तो नीतू ज्वालामुखी की जैसी भड़क उठी। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, देखा मम्मी, मैंने तो कितनी बार कहा कि इनका भाई हर रोज क्यों आ रहा है, हर रोज यहाँ मुफ्त का खाना खाता था, और आज इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर से 1 लाख रुपए ले गया। अब तो भाभी की खैर नहीं। कौशल्या देवी ने बड़ी कड़वाहट से कहा, हाँ आज इस महारानी की खैर नहीं, अमित को ऑफिस से आने दे, आज ऐसी शिकायत करूंगी इसकी कि मायके का असर भूल जाएगी। दोनों माँ बेटी बैठी हुई गुस्से से उबल रही थी। सरिता तो बाकी के दिनों के जैसे ही घर के काम कर रही थी, लेकिन माँ बेटी घर से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। शाम के 7:30 बजने को आए और दरवाजे की घंटी बजी तो दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराकर देखा। सरिता ने जाकर दरवाज़ा खोला और अमित अंदर आया। थका हारा वह सीधा अपने कमरे में गया और एसी ऑन करके बेड पर निठाल सा होकर बैठ गया। गर्मी से परेशान अमित अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा कि तभी सरिता पानी लेकर आ गई। अमित को पानी देकर सरिता ने बिना किसी झिझक के सीधे अमित की आंखों में देखते हुए कहा, अमित आज अमन आया था, वो जो पैसे तुमने रखने के लिए दिए थे ना, उसमें से मैंने 1 लाख रुपए अमन को दिए हैं। बेचारा बहुत परेशान था, अचानक ही उसे 1 लाख की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो अपनी ज़मीन बेचने वाला था। उसने फ़ोन पर जैसे ही मुझको बताया तो मैंने उसको घर बुला लिया और 1 लाख रुपए दे दिए, जिसकी वजह से उसकी इज्जत दांव पर लगी थी। अमित आपको फ़ोन किया था मगर आपने उठाया ही नहीं, इसलिए बिना पूछे दे दिए। अब इसलिए आपको आते ही बता रही हूँ। अमित ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे सरिता तुमने अच्छा किया, अमन मेरे छोटे भाई जैसा है और फिर वो पैसे तुम्हारे ही तो हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अच्छा किया। दोनों जानते नहीं थे कि नीतू बाहर कान लगाकर खड़ी हुई है। नीतू ने जैसे ही अमित के ये शब्द सुने तो उसके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। गुस्से से लाल पीली होकर सीधी कौशल्या देवी के कमरे में पहुंची और जाकर बोली, लो मम्मी ये तो नहले पर दहला हो गया, भाभी ने तो खुद ही भाई को बता दिया कि उसने 1 लाख रुपए अपने भाई को दिए हैं। और जानती हो भाई ने सुनकर क्या कहा? एकदम से तमतमाई आई नीतू की बातें सुनकर कौशल्या देवी चौंक गई और उसका चेहरा देखने लगी। अरे बोलना, क्या कहा अमित ने?
ज़रूर उस महारानी को कसकर डांटा होगा। फिर तो नीतू फट पड़ी। अरे वही तो मम्मी, भैया ने कुछ नहीं कहा। और क्या कहा सुनोगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस महारानी ने तो कुछ ऐसा जादू कर दिया है भाई पर, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ही तो पैसे हैं, अच्छा किया जो दे दिए। नीतू की ये बातें सुनकर कौशल्या देवी के कानों में पिघलते हुए लावे की तरह गिरी। उन्हें तो लगता था कि बेटा उनके पल्लू से बंधा हुआ है, लेकिन इस बात ने तो उनके इस अहंकार को भी चूर चूर कर दिया। कौशल्या देवी रह नहीं पाई और वह पैर पटकती हुई और दनदनाती हुई सीधे अमित और सरिता के कमरे में दाखिल हुई। उनके पीछे बौखलाई नीतू भी आ गई। कौशल्या देवी कमरे में आते ही जोरदार तरीके से गरजी। अमित, तू होश में है या नहीं? या इस औरत ने तुझे पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है? कौशल्या देवी के अचानक हमला करने से दोनों घबरा गए। अमित घबरा कर बोला, अरे मम्मी, आप इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या कर दिया सरिता ने? कौशल्या देवी चिल्लाई, अच्छा, यह महारानी इतने बड़े बड़े कांड कर दे और मैं गुस्सा भी नहीं हो सकती? शर्म आनी चाहिए इसको। अपने ससुराल में से 1 लाख रुपए निकाल कर चोरी से बिना किसी से पूछे अपने भाई को दे दिए, और तू जोरू का गुलाम कह रहा है कि अच्छा किया। पैसे कैस के बाप से घर से आए हैं या हराम की कमाई है हमारी जो उठाकर मुफ्त में अपने भाई को दे दी? भाई को भी देखो, बेशर्मों की तरह बहन से पैसे लेकर चला गया। आज मुझे जवाब चाहिए इस बात का कि इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को पैसे देने की, और तू साथ कैसे दे रहा है इसका? वो मेरी बेटी की सगाई के लिए थे। कौशल्या देवी एक दिल सांस में ही अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल गई और दोनों हक्के बक्के से उनका चेहरा देखने लगे। इतने में नीतू भी बोली, कैसा बेशरम भाई है भाभी, हफ्ते में 2 बार तो यहीं पड़ा रहता है। हम खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि घर का माल इधर उधर कर देंगी। आज तो हद हो गई भाई, आपने भी कह दिया कि पैसे तुम्हारे हैं। हमने सब सुन लिया जो आप अभी अभी भाभी से कह रहे थे। तभी कौशल्या देवी आंख निकाल कर बोली, यह औरत ही धोखेबाज है, इसका कोई भरोसा नहीं। आज इसने 1 लाख अपने भाई को दिए हैं। अमित, अगर तेरा यही हाल रहा ना तो कल यह अपना घर ही भाई के नाम पर कर देगी। तभी सरिता आंखों में आंसू लाकर बोली, मम्मी जी, आप ही क्या कह रही हो? मेरे भाई को सख्त जरूरत थी। तो कौशल्या देवी दहाड़ कर पड़ी, जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। ये मत सोचना कि मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। और तू घर में कुछ भी कर सकती है, तू मालकिन नहीं है इस घर की। ना ही तुझे हक है कि तू कुछ भी उठाकर अपने भाई को दे देगी। अगर उसे जरूरत थी तो बेचने देती उसको उसकी जमीन। हमने क्या ठेका ले रखा है उसका? पूरे घर में कौशल्या देवी की आवाज़ गूंज रही थी। कौशल्या देवी और नीतू के तीखे धारदार शब्द सरिता के कलेजे को छलनी कर रहे थे। अमित भी हक्का बक्का खड़ा था और सरिता की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी सख्ती उभर आई थी। सरिता ने एक नज़र अमित की तरफ देखा तो अमित ने कहा, सरिता, अब तुम मुझे बोलने से नहीं रोक सकती। तो कौशल्या देवी बोली, रोकेगी भी कैसे? अगर इसने तुझ पर कोई दबाव बना रखा है ना तो हमें बता। जो कहना है खुलकर बोल बेटा। तभी नीतू और कौशल्या देवी ने देखा कि भले सरिता की आंखों में आंसू हैं, पर उसके होठों पर एक तीखी मुस्कुराहट है, जिसे देखकर दोनों हैरत में पड़ गईं। तब अमित ने कहा कि मम्मी, आपको याद है 1 महीने पहले सरिता का भाई प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करना चाहता था, जिसमें एक हिस्सा वह सरिता को देने वाला था, लेकिन सरिता अपने मायके से कुछ भी लेने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि मैं भी तैयार नहीं था। यह सुनकर तो दोनों माँ बेटी की आंखें चौड़ी हो गईं। तब अमर ने आगे कहा, लेकिन अमन नहीं माना। उसने आधा हिस्सा सरिता के नाम कर दिया। और पता है क्यों? कौशल्या देवी तो हक्की बक्की सी अमन का चेहरा देख रही थी। अरे, अगर इसके नाम कर भी दिया तो क्या जरूरत पर पैसे हमसे ही लेगा? तो सरिता रुक नहीं पाई और भड़कते हुए बोली, हाँ, मुझे लगा क्योंकि वह पैसे वास्तव में मेरे ही थे, क्योंकि हिस्से में मिली ज़मीन को बेच कर आए थे, क्योंकि आपकी बेटी की सगाई के लिए ज़रूरत थी। और पता है उसने आधी ज़मीन मेरे नाम क्यों की थी? क्योंकि एक दिन अमित सगाई के इंतज़ाम के खर्चों के लिए बहुत परेशान थे। उसे पता चला तो उसने कहा कि जीजा जी, मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा आधा हिस्सा दीदी का ही है। मैं जो दे रहा हूँ अपनी दीदी को दे रहा हूँ, तो फिर आप बार बार मना क्यों करते हो? तब मैंने ही अमित से कहा था कि ले लेते हैं, थोड़ी ज़मीन बेचकर दीदी की सगाई का इंतज़ाम हो जाएगा। और ये पैसे उस ज़मीन को बेचकर ही आए थे, जिस पर आपका और आपकी बेटी का कोई हक नहीं है। तभी अमित ने कहा, हाँ मम्मी, मैंने इसीलिए सरिता से कहा था कि ये पैसे तुम्हारे ही हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब तो दोनों माँ बेटी की हालत देखने लायक थी। दोनों ने क्या सोचा था और क्या हो गया था। तभी कौशल्या देवी धीरे से बोली, अगर हमें बता दिया होता तो हम क्यों कहते? तब सरिता ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे, आपको बता दिया होता ना
तो आपकी लालची नज़र इस ज़मीन पर ही पड़ी रहती और आप इसे अपनी बेटी को दहेज में दिलवा देती। याद है ना आपको कि आपने क्या कहा था? यह सब मेरे मायके का है। जैसे आपको अपने घर के लूटने का डर रहता है ना, वैसे ही मैं भी अपना मायका लूटने नहीं देना चाहती। भले आप जैसे लालची लोगों के लिए मैं इतना क्यों करूं? पहले ही आपकी बेटी के सगाई के लिए आप ज़मीन का एक टुकड़ा बेच चुके हैं। अब कहिए, यह औरत धोखेबाज है? अब वही कड़वे शब्द जो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी, क्या उन्हें दोबारा कहने की हिम्मत आपके अंदर है? अब तो कौशल्या देवी और नीतू की हिम्मत ही नहीं हुई कि एक भी शब्द कह सके। सारी सच्चाई जानकर दोनों के होश उड़े हुए थे। जिस बहू को वह लुटेरी कह रही थी, वह तो अपना हिस्सा बेचकर नंद की सगाई का इंतजाम कर रही थी और इसीलिए अब दोनों उससे नजर मिलाने लायक भी नहीं थी। कभी कभी जो आंखों से दिखाई दे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो हमें नुकसान की तरह दिखाई देता है, वही हमारे लिए किया गया किसी का सबसे बड़ा त्याग होता है। रिश्तों में भरोसे की ज़रूरत होती है और एक सुखी परिवार के लिए पारदर्शिता बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए मसले को बातचीत से समझाएं, लालच से दूर रहें।